आईबीएन भारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर हैं आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट लखनऊ मेडिकल कॉलेज के। हमारे कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं जिनसे हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन अपना उठाते हैं। हमारे पास बलरामपुर के एक पेशेंट हैं कि मेरा कास्ट ब्रेस या स्प्लिंट को हटा दिया गया है और हमारी हड्डी अभी भी कमज़ोर है, तो अब हम क्या कदम उठाएं? व्यापक और विस्तृत क्वेश्चन है ये एक डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, क्योंकि मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर ये स्प्लिंट, कास्ट या ब्रेस जो भी हटाया गया है वो मरीज़ ने खुद हटाया है कि डॉक्टर ने हटाया है। अगर मरीज़ ने खुद हटाया है तो वो पूरी तरीके से गलत है, उसको हटाने के पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। अगर ये डॉक्टर ने ही हटाया है तो डॉक्टर उनके जो प्राइमरी डॉक्टर थे उन्होंने हटाते समय कोई ना कोई दिशा निर्देश ज़रूर दिए होंगे। तो मेरा कहना सिर्फ उनसे मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने डॉक्टर का दिशा निर्देश जब उन्होंने स्प्लिंट हटाया हो, जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हो, उसका नियमता वैसे ही पालन करते रहिए जब तक कि स्थिति कुछ बेहतर नहीं होती और डॉक्टर से पर्सनल अपॉइंटमेंट या पर्सनल मिलने की इजाज़त नहीं मिल जाती। क्या कोई दवा वगैरह सजेस्ट करेंगे आप इनको? फिर वही उत्तर रहेगा कि ऐसे बिना देखे बिना सोचे दवा देना एक गलत काम होगा, क्योंकि दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना रहेगा कि उस समय हटाते समय या डॉक्टर की लास्ट विजिट के समय जो दिशा निर्देश दिए गए हों, जो दवाएं दी गई हों, अगर वो ख़त्म भी हो गई हैं, उसकी अवधि ख़त्म हो गई हो, तो कोशिश करें कि वही दवाएं लेते रहें फ़िलहाल। हाँ, इतना ज़रूर कहें कि कुछ दवाएं जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं या जिनको लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, जैसे कि पेन किलर्स हो गए, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई, उनको अवॉइड करके बाकी चीज़ें अपनी, जैसे हड्डियों में मोस्टली कैल्शियम, विटामिन डी और मल्टीविटामिन टाइप की ड्रग्स दी जाती हैं, वो आप लेते रहें। और जैसे ही स्थिति बेटर हो वैसे ही आगे डॉक्टर से मिलने या उस डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें। उनका कहना है इस मौसम में गठिया की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? सही बात है, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ हम प्रस्थारित कर रहे हैं। इस समय गठिया की समस्याएं बढ़ती हैं, खासकर गठिया की समस्याएं सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्योंकि अभी गर्मी शुरू हो रही है तो ये हो सकता है कि उनकी गठिया की समस्या बढ़ रही हो। गठिया अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन अब एक जो बुजुर्गों की जो गठिया की समस्या होती है वो मोस्टली उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या वो एज रिलेटेड या उम्र की वजह से जो घुटनों की गठिया होते हैं वो होते हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी घुटने की कसरत है वो करते रहें, नियमित रूप से एक लिमिटेड व्यायाम करते रहें, गर्म पानी में नमक डाल के या गर्म थैली की घुटने की सिकाई करते रहें और अपना पोषण बराबर तरीके से लेते रहें। तो जैसा कि मैंने बताया कि नियमित व्यायाम, सिकाई और जो आपकी अभी तक जो दवाएं चल रही थी उसको वैसे ही लेते रहें। दूसरा गठिया होता है कई जोड़ों का गठिया, छोटी छोटी उंगलियों का, पैरों की उंगलियों का गठिया, जो कई सालों से आपको उसकी दवाएं चल रही थी, ये आपको पता है, उसको वैसे ही चलाते रहें। घर में थोड़ी देसी दवाओं का इलाज, जैसे कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का इलाज, वैसा भी करते रहें। और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अभी फ़िलहाल जो ये समस्याएं हैं ये उतनी गंभीर नहीं है जिसके लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर को विजिट करना अपने आप में हेल्थ केयर सिस्टम पे भी एक बर्डन आएगा और आपको भी कोरोना कैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल इतने सालों में जैसे ही आप उसका इलाज करते थे वैसे इलाज करते रहें, और आगे अगर समस्या गंभीर होती है या बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें। कोरोना महामारी के चलते लोग घर में हैं जिसमें उनका वेट बढ़ रहा है और पैरों में दिक्कत हो रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा और उपयुक्त क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रश्न है, क्योंकि आज पूरे समाज में, पूरे विश्व में ये समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हम सब इस लॉकडाउन सिचुएशन में घर में कैद हो गए हैं। तो और जब आदमी घर में कैद होता है तो खाना भी ज़्यादा खाता है। इस परिस्थितियों को हैंडल करने का 3 सबसे अच्छा मंत्र है। पहला मंत्र ये है कि अपने आप को किसी न किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी या किसी चीज़ में व्यस्त रखें। जैसे घर में ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके घर में आपकी साफ़ सफाई हो सकती है, आपकी कुकिंग हो सकती है, आपके छोटे मोटे गार्डन शौक हो सकते हैं, आपके चित्रकारी हो सकती है, आपकी राइटिंग हैबिट्स हो सकती हैं। कुछ भी हो के आपको उन चीज़ों पे ध्यान लगाना चाहिए ताकि आपका मन भी व्यस्त रहे और आपका हाथ पैर, आपके शरीर काम करते रहें। दूसरा मंत्र है नियमित व्यायाम। आप घर के अंदर भी रह करके बहुत
अच्छे व्यायाम होते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि एक तो जो प्राणायाम तरीके हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम वो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ सूर्य नमस्कार, या आप बाकी और अपने बॉडी की एक सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपका शरीर, आपका मन फिट रहेगा। दूसरा चीज़ कहते हैं जिनके घर होते हैं जिनमें ऊपर नीचे सीढ़ियाँ हो सकती हैं, मैं कहूँगा कि थोड़े स्टेपिंग करें, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ें, घरों की छतों पे घूम सकते हैं, अपने घर के कंपाउंड में घूम सकते हैं। वैसे ही फ्लैट वाले लोग अपने घर की बालकनी में स्ट्रेचिंग और व्यायाम या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। मैं इस लॉकडाउन सिचुएशन में इतना ज़रूर आपको सलाह दूंगा कि एक लिमिटेड, एक नॉर्मल और एक अच्छी पौष्टिक डाइट लें, क्योंकि वो भी आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें, ओवर ईटिंग ना करें, पौष्टिक डाइट लें और कोशिश करें कि अंडर डाइट लें। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये संदेश दिया है कि आप अपने से ज़्यादा आप अपने खाने के पहले अपने घर के अगल बगल लोगों को देखें कि जो आपके घर के अगल बगल जो गरीबी के शिकार लोग हैं उनको वो भूखे ना सोएं। जब आप ऐसा सोचेंगे, जब आप दूसरों के लिए ऐसा सोचेंगे, तो निश्चित ही आप अपनी डाइट का भी कंट्रोल करेंगे। तो 3 मंत्र क्या है? पहला चीज़, अपने आप को किसी और एक्टिविटीज़ में, किसी अच्छे कामों में व्यस्त रखें। दूसरा चीज़, अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। और तीसरा चीज़ कि नियमित जितना भी हो सके व्यायाम करें। स्पाइन ब्लॉक इंजेक्शन वास्तव में क्या है? क्या डिस्क समस्याओं के कारण कम पीठ दर्द के लिए यह लंबे समय तक काम करेगा? ये जो प्रश्न है ये इस कोरोना काल के लिए तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन मैं इसका उत्तर दूंगा। देखिए, स्पाइन प्रॉब्लम आजकल की दुनिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी प्रोलॉन्ग सीटिंग हैबिट है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, हमारे खान पान है, उसकी वजह से हमारे स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डियों में दर्द शुरू हो जाते हैं। उसका एक प्रमुख कारण स्लिप डिस्क या डिस्क बीमारी होती है। इस डिस्क बीमारी को कई तरीके से इलाज कर सकते हैं। मेरे पास जो भी मरीज आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको 3 तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका हो सकता है कि आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब कि आप कसरत करें, आप कमर की सिकाई करें और आप कुछ शरीर की मस्कुलेचर्स को, हड्डियों को मजबूत करने वाली ड्रग्स, कुछ नर्व्स को शांत करने वाली ड्रग्स दी जाएं। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि पहला तरीका तो करना ही करना है, साथ में आपको स्पाइन ब्लॉक या नर्व ब्लॉक इंजेक्शन लगाए जाएं। तीसरा तरीका होता है सर्जरी। तो सर्जरी हमेशा आखिरी तरीका होता है, जिसमें हम वो बढ़ी हुई डिस्क को काट के निकाल देते हैं, ताकि नर्व्स के ऊपर या नाड़ियों के ऊपर कॉम्प्रेशन या उसके दबाव कम हो सके। जहाँ तक इनका सवाल है, स्पाइन ब्लॉक इंजेक्शन, स्पाइन ब्लॉक नहीं, इसको कहते हैं नर्व ब्लॉक इंजेक्शन। नर्व ब्लॉक इंजेक्शन बिल्कुल मेरे मानने में बहुत कारगर हो सकते हैं, लेकिन इसके एक लिमिटेड इंडिकेशन है। कुछ डिस्क डिजीज़ में, कुछ डिस्क की बीमारियों में स्पाइन ब्लॉक या नर्व ब्लॉक इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कुछ बीमारियों में नर्व ब्लॉक इंजेक्शन काम नहीं करते। तो ये डिसीजन, ये निर्णय लेना डॉक्टरी सलाह पे या डॉक्टर ही बता सकता है। दूसरी चीज़, कितने लंबे समय तक काम करता है? बिल्कुल सही बात है, ये नर्व ब्लॉक इंजेक्शन बहुत लंबे समय तक काम नहीं करते। ये 3 या 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक काम करते हैं। लेकिन उन 6 महीनों में अगर आपने अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करी, अच्छी तरीके से दवाएँ ली, अच्छी तरीके से सिकाई करी, तो इनका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है, या मेरे बहुत सारे मरीजों में तो पूरी तरीके से डिस्क डिजीज ठीक भी। देवरिया से सर एक क्वेश्चन आया है, अगर कोई पुराना फ्रैक्चर है और उसमें दर्द होता है तो क्या करें? हमारे लिए, हम लोग के विभाग में ये कहा जाता है कि हड्डी का मरीज एक बार मतलब ज़िंदगी भर, मतलब एक बार फ्रैक्चर हो गया तो उसको ज़िंदगी भर दर्द होता है। और हमारे पूर्वांचल में तो ये कहावत भी है कि पुरानी जुड़ी टूटी हुई हड्डियाँ पुरवैया चलने पे दर्द देती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अब डिपेंड ये करता है इन महानुभाव के क्वेश्चन पे कि जो फ्रैक्चर था वो जुड़ गया है कि नहीं जुड़ा। अगर फ्रैक्चर नहीं जुड़ा है तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर की अटेंशन या सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर वो हड्डी जुड़ गई है तो भी 2 कंडीशन उत्पन्न होती है कि क्या वो सही तरीके से जुड़ी है या थोड़ी मोड़ी टेढ़ी जुड़ी है, जिसको मेल यूनियन कहते हैं। अगर दोनों ही कंडीशन में मौसम बदलने पे दर्द हो सकता है, उसके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जब भी ये दर्द की शुरुआत हो, ऐसा हो, तो थोड़ा गर्म सिकाई या गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई कर सकते हैं, जिससे अगल बगल की स्वेलिंग कम हो जाती है और दर्द में आराम मिल जाता है। या कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ ये हमेशा से चलती हुई प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके लिए इतने गंभीरता से लेना या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आया है सर। जौनपुर से हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं फ्रैक्चर के बाद हमारी हड्डी गलत जुड़ गई है, अब उसे कैसे सही किया जा सकता है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, कहीं निकल नहीं रहे, हमने शहर से बाहर ऑपरेशन कराया था। पहले तो मेरा जो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, मेरा उनसे ये प्रश्न होगा कि आपको कैसे पता कि हड्डी गलत जुड़ गई है, क्योंकि आप शायद इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि हड्डी सही जुड़ी है गलत जुड़ी है। ये एक डॉक्टर ही समझ सकता है या बता सकता है। अगर आप मेरा कहें तो मुझे इस ऑर्थोपेडिक प्रोफेशन में करीब 10 साल हो गए और मुझे 10 साल लग गए ये समझने के लिए कि हड्डी सही जुड़ती है या इसको सही, ये कोई हड्डी अगर ऐसे जुड़ी है, जैसे मान लीजिए अगर ये हड्डी थी और ये टूट गई, और क्या केवल ऐसे बिल्कुल एंड टू एंड जोड़ना ही सही होता है, कि ऐसे ऐसे जोड़ना भी सही हो सकता है, कि ऐसे ऐसे जोड़ना भी सही हो सकता है? जरूरी नहीं कि ऐसे ही जोड़े, ऐसे ऐसे जोड़ना भी सही हो सकता है, ऐसे ऐसे जोड़ना भी सही हो सकता है। तो आपको अपने आप से ये डिसाइड करना कि हड्डी हमारी गलत जुड़ गई, ये गलत बात होगी। हाँ, अगर उसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है तो डेफिनेटली आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप घर पे बैठे अपनी तरफ से इसको कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा विचार सिर्फ इतना, मेरा सलाह सिर्फ इतनी रहेगी कि ये इतनी गंभीर समस्या नहीं है। अगर गलत भी जुड़ गई है तो इसको इतना परेशान होने की बात नहीं है। अभी आज के इस मौसम में, इस कोरोना काल में हमारे पास एक अदृश्य वायरस है जो हमारे लिए ज़्यादा घातक है, जो आप अगर घर से निकलते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो कैच करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। मेरा मानना, मेरे आपसे ये अपील रहेगी, आपसे गुजारिश रहेगी कि जो बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिससे आपकी जान को खतरा हो या जिससे आपको दर्द में बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, आपको बहुत परेशानी हो रही हो, तभी डॉक्टर को विजिट करें। अदरवाइज अभी कुछ समय के लिए इन समस्याओं के लिए उतना परेशान ना हो। अगर आगे आने वाले टाइम में जब चीज़ें सुधर जाएंगी तब ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आप डॉक्टर की सलाह से उसको ठीक करा सकते हैं। केरल से है सवाल, उनका कहना है कि उन्हें गाउट हुआ था, उसके बाद उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन इस वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ है। वो बिल्कुल हाथ पैरों से मतलब चल फिर नहीं पा रहे हैं, आगे क्या करें? देखिए, गाउट की जहाँ तक समस्या है, गाउट 2 तरीके का हो सकता है, एक्यूट या सब एक्यूट। एक्यूट मतलब अभी आज गाउट हुआ, आज ही आपके 1 जोड़ या 2 जोड़ या 2-3 जोड़ों में बहुत सूजन आ गई, दर्द हो गया, लालपन हो गया, आपको बुखार आ गया, आपका चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, तो डेफिनेटली उस समय कुछ दवाएं देके, कुछ थेरेपी देके आपकी इसको कम किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको गाउट हुआ था बहुत दिन पहले या कुछ दिनों पहले और उसका ऑपरेशन की कुछ बात करी गई थी और जो नहीं हो पाया। अब इस समय अगर आप बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हैं और आपको बुखार भी आ रहा है और आपको दर्द भी भयंकर हो रहा है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिर यहाँ बैठे मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। आपको अगल बगल के किसी न किसी अस्पताल में, मेरा मानना है या मुझे पता है कि हर जगह की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो अभी भी चल रही हैं, आपको वहाँ दिखाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका ये गाउट अटैक बहुत पहले हुआ था और अब कंपैरेटिवली आपकी चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो मेरा मानना ये है कि कुछ दिन के लिए इसको और आप वहन करें और फिलहाल जो दवाएं उस समय आपको लिखी गई थी वो दवाएं लेते रहें और जैसे ही कंडीशन बेटर हो आप अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप केवल टेलीफोनिक उस पर नहीं सॉल्व कर सकते या वो हल कर सकते। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गाउट एक बॉडी में एक तत्व होता है यूरिक एसिड, उसके बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन वो भी जो वो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इस तरीके से उसको इलाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जब आपको ये इसके लिए इसका इलाज किया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि आपको थोड़ा प्रोटीन की चीज़ें कम खानी है, तो मेरा मानना भी ये रहेगा तब तक घर में बैठे आप प्रोटीन की चीज़ें कम खाइए। मांस मछली आहार तो आजकल वैसे भी बंद या प्रतिबंधित टाइप के हैं, लेकिन हाँ, जो दाल, राजमा, सोयाबीन, इस तरह की जो हाई प्रोटीन चीज़ें हैं वो भी थोड़ा कम करिए और अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जिनको कहते हैं, जिनसे गाउट में सूजन कम होती है, वो तक तो ले सकते हैं। फिलहाल तब भी मैं कहूँगा कि अपने डॉक्टर से सलाह करें। इनका कहना है कि मेरा यूरिक एसिड एकदम बढ़ जाता है, मुझे कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बावजूद यूरिक एसिड बढ़ता है और मेरे पैर में पैर के एड़ी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है कि मैं चलने फिरने से असमर्थ हो जाता हूँ। ये केवल 2 से 3 दिन रहता है, क्या करें? मती जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो थोड़ा सा अपने आप में इनकम्प्लीट है या अपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि
इन्होंने बताया कि इनका यूरिक एसिड बढ़ता है, कई बार बढ़ जाता है, 2-3 दिन के लिए बढ़ता है, 2-3 दिन के लिए इनको समस्याएं होती हैं और उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो मेरा पूछना ये रहे, अपने आप नहीं, ये पेन किलर्स और हाँ, पेन किलर्स और दवाएं अगर खाते हैं तो ज़रूरी इन्होंने किसी न किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या किसी डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करके उनसे सलाह ली होगी और उन्होंने जो ड्रग प्रेस्क्राइब करी होंगी, जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी होंगी, वही लेते होंगे। अब 2 चीज़ें हैं, यूरिक एसिड और डायबिटीज़ 2 अलग अलग बीमारियां हैं, दोनों का कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यूरिक एसिड हो तो डायबिटीज़ होना जरूरी है, यूरिक एसिड अगर बढ़ता हो तो। मेरा मानना ये है कि यूरिक एसिड शरीर में प्रोटीन की ज़्यादा की बहुतायत या अधिकता से होता है। अधिकता भी कहना गलत है, बल्कि ये कि उस प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। तो फिलहाल अगर आपको ये समस्या रहती है और इस लॉकडाउन स्टेट में आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, डॉक्टर से नहीं मिल सकते, तो मेरा मानना सिर्फ इतना रहेगा कि थोड़ा प्रोटीन, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन की चीज़ें कम खाइए, मांस मछली आहार बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो वेजिटेरियन सोर्सेस हैं प्रोटीन के, दालें हैं, राजमा हैं, छोले हैं, आपकी हरी सब्जियां हैं, आपकी सोयाबीन है, इसका भी सेवन कम से कम कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो आपको उस समय ड्रग प्रेस्क्राइब करी गई थी, जैसे कि पेन किलर्स होते हैं, कुछ यूरिक एसिड को कम करने वाले ड्रग्स भी होते हैं, लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना रहेगा, अपने आप से अभी यूरिक एसिड को कम करने वाले ड्रग्स मत लीजिए जब तक कि आपका एक बार यूरिक एसिड टेस्ट ना हो या आपका कोई डॉक्टरी सलाह ना मिले। तो फिलहाल यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अपने खान पान में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो पेन किलर्स के रूप में आप दवाएँ ले सकते हैं। दवा आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, पेन किलर्स के रूप में बहुत सारी दवाएं हैं। इंटरनेशनली मैं केवल एक पेन किलर आपको अगर कह सकता हूं जो सबको पता है, वो होती है पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल सबसे सेफ ड्रग है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि कोई भी ड्रग मरीज के स्पेसिफिक दी जाती है। हम एक जनरल ड्रग नहीं दे सकते कि हम एक पेन किलर आपको बता दिया और इसको आप हमेशा के लिए ले सकते हो। हर मरीज की कंडीशन के हिसाब से पेन किलर दी जाती है। लंबे समय तक वो भी नहीं दी जाती क्योंकि वो नेफ्रोटॉक्सिक या किडनी को नुकसान करती हैं। लेकिन अगर आपको कभी कभार पेन होता हो तो मैं केवल एक ऐसे ड्रग में, अगर केवल एक ऐसा ड्रग है जिसको मैं अगर प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ या आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है पैरासीटामोल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, जिन्होंने हमारे दर्शकों की, हमारे व्यूवर्स की समस्याओं को बताया। नेक्स्ट ओपीडी में हम आपसे फिर मिलेंगे। अपनी समस्याएं हमें इसी तरह ईमेल करते रहिए।